तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं मैथमेटिक्स के एक छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका टाइटल है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज। तो ये टॉपिक जब हम समझना चाहते हैं तो हमें दो वर्ड्स के बारे में ख्याल होना चाहिए। एक वर्ड है सीक्वेंस तो दूसरा वर्ड है सीरीज। तो सीरीज और सीक्वेंस की अगर मैं शॉर्ट में डेफिनेशन देना चाहता हूं तो वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। पहली डेफिनेशन है सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस असल में कई सारे अलग अलग टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, भले ही उन सभी के बीच में एक रिलेशन है। मतलब कि जैसे हम ये बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग नंबर्स का सीक्वेंस, डिक्रीजिंग नंबर्स का सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस असल में दो टर्म्स के बीच में क्या कैरी करता है, कोमा की साइन को कैरी करता है। मतलब कि यहाँ पे सभी टर्म्स एक स्पेसिफिक रिलेशन के साथ यहाँ पे एस्टैब्लिश होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है। मतलब कि ना ही उन दोनों के बीच में कोई समेशन है, ना ही उन दोनों के बीच में कोई सब्सट्रैक्शन है, या फिर यूं कहे कि ना ही इन दोनों के बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन है। सिर्फ और सिर्फ वो सभी टर्म्स क्या है, कलेक्शन ऑफ टर्म, जिसके कारण वो सभी एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा की साइन के साथ क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। दूसरी टर्म आती है सीरीज। तो सीरीज क्या है, सीरीज में आपको उन सभी सीक्वेंस के टर्म का क्या लेना होता है, एडिशन लेना होता है। मतलब कि उन सभी टर्म्स के बीच में आपको एडिशन की साइन सभी जगह देखने को मिलेगी। तो इसे आप क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। और सीरीज का जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट असल में किसे कोरिलेट करता है, इन दोनों टर्म्स को, कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज। तो ये कन्वर्जेंट सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज क्या है, ये अभी हम यहां पे देखने वाले हैं। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, जब ये दो वर्ड कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के साथ आते हैं तो इसके बाद में क्या लिखा जाएगा, सीरीज लिखा जाएगा। लेकिन जब आप ये बोलते हैं कि सीरीज किस टाइप की है, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी में ये आप इसे क्या देखने के, सॉरी, आप इसमें क्या देख सकते हैं, कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी देख सकते हैं या फिर डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी देख सकते हैं। मैं इसलिए आपको यह बात बता रहा हूं क्योंकि आगे चलकर हमें दो अलग अलग वर्ड का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा टाइटल है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, लेकिन कई बार ये वर्ड भी इस्तेमाल होता है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो जब ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ये वर्ड आता है तो इसका मतलब कहने का ये होता है कि ये एक सीरीज की प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है। जबकि हम ये बोलते हैं कि कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सीरीज के एक नाम के बारे में बात हो रही है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों सीरीज की प्रॉपर्टीज, या फिर यूं कहिए कि इन दोनों सीरीज की डेफिनेशन के बारे में। तो पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज। सो यहां पे हमें किसके बारे में बात करनी है, कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में। लेकिन मैं यहां पहले आपको इन दोनों सीरीज की डेफिनेशन बता देता हूं, बाद में हम दोनों सीरीज के बारे में इंडिविजुअली डीप में एक एक एग्जांपल लेकर बात करेंगे। तो पहले मैं इन दोनों टर्म्स के बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे देता हूं, और इन दोनों टर्म्स के बारे में जो इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। चलिए बात करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इज कीवर्ड फॉर फूरियर सीरीज। मतलब कि ये जो आपका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज का ये जो कंसेप्ट है ना, वो असल में अभी हम यहाँ पे इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारे लिए फूरियर सीरीज में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फूरियर सीरीज की कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जो प्रॉपर्टीज इस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टर्म्स के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जैसे ही आप उन सभी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं तो प्रॉपर्टी के आखिर में आपको ये रिजल्ट मिलता है कि इसके कारण ये पूरी की पूरी सीरीज कन्वर्ज हो रही है या फिर ये पूरी की पूरी सीरीज डाइवर्ज हो रही है। मतलब कि जो इसका रिजल्ट बन के आएगा ना, वो रिजल्ट 100% इन दोनों में से किसी एक वर्ड के ऊपर डिपेंड होगा, और उसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको इन दोनों में से ही किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसी के कारण इन दोनों टर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि फूरियर सीरीज को समझने के लिए आपको इन दोनों वर्ड को समझने की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है। सम प्रॉपर्टीज
ऑफ फूरियर सीरीज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज। मतलब कि आपकी ये जो फूरियर सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड है, या फिर यू कहिए वो किसकी हेल्प से एक्सप्लेन हो सकती है, तो वो कन्वर्जेंट सीरीज की हेल्प से एक्सप्लेन हो सकती है। सो यहाँ पे हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, कन्वर्जेंट सीरीज के ऊपर रहेगा। फिर आगे देखिए, हियर वी वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज। फिर देखिए पहली डेफिनेशन, कन्वर्जेंट सीरीज, in the sum of all the terms in the series gives the finite value for the given series, then it is called the convergent series। मतलब कि हमें कुछ यहाँ पे ये बताया गया है, in the sum of all the terms, मतलब कि सभी टर्म्स के समेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। देखिए सभी टर्म्स का समेशन क्यों आया है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था कि सीक्वेंस और सीरीज दो अलग अलग कंसेप्ट है जो कि मैथमेटिकल टर्म्स में आते हैं। तो असल में सीरीज क्या है, सीरीज में आपका एक पहला टर्म होता है a1, बाद में क्या आता है प्लस, फिर दूसरा टर्म होता है a2, फिर बाद में आता है प्लस, तीसरा टर्म होता है a3 प्लस अप टू सो ऑन। और ये सभी टर्म्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कर्ली ब्रैकेट में कंपोज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये है आपका पहला टर्म, ये है आपका दूसरा टर्म, तो इन दोनों टर्म्स के बीच में यहाँ पे एडिशन की साइन है। मतलब कि आपको यहाँ पे इन सभी टर्म्स का फाइनल में क्या निकालना है, सम निकालना है, जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो अगर हमारे पास इस सीरीज में सभी टर्म्स की वैल्यू अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब कि पहला टर्म चाहे कंसीडर कीजिए 1 है, फिर दूसरा कंसीडर कीजिए 2 है, तीसरा कंसीडर कीजिए 3 है, अप टू सो ऑन, मतलब कि अगर कुछ इसी तरह से सभी टर्म्स की वैल्यू इंक्रीज ही होती रहेगी, तो क्या आप यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 का एडिशन होगा 3, 3 और 3 का एडिशन होगा 6, 6 और 4 का एडिशन आएगा 10। मतलब कि जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाते हैं, तो मल्टीपल नंबर्स या फिर n नंबर्स तक जब आप पहुंचते हैं, तो आपके पास जो सम का नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा, जिसके कारण आप यहाँ पे इस सीरीज का एंड फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ एक टाइप सीरीज का ये होता है कि जिसमें नंबर्स की वैल्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती रहती है। दूसरा टाइप ये होता है कि जिसमें नंबर्स की वैल्यू कंसिस्टेंटली डिक्रीज होती रहती है। कंसीडर कीजिए कि पहला टर्म है 100, दूसरा टर्म है 99, तीसरा टर्म है 98, तो कुछ इस तरह से ये सभी टर्म्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आप इसका एडिशन फाइंड आउट करते हैं, तो वो एडिशन आपको कोई एक नंबर तक फाइनाइट मिल सकता है, क्योंकि ये नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि एक वक्त में ये जीरो को रीच करने वाले हैं। तो इसके कारण दो अलग अलग सीरीजेस होती है कि जिसमें एक में नंबर्स का ये जो पूरा का पूरा अमाउंट होता है, जो नंबर्स की वैल्यू होती है, वो वैल्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती रहती है। तो दूसरे केस में ये नंबर्स की वैल्यू कंसिस्टेंटली डिक्रीज होती रहती है। तो इसी के ऊपर ये हमारी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की डेफिनेशन क्या है, बेस्ड है। अब देखिए यहां पे हम क्या बात कर रहे थे, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन द सीरीज गिव्स द फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट वैल्यू कब मिल सकती है, फाइनाइट मतलब कि जिस वैल्यू को आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इसे आप अच्छी तरह से सेटिस्फैक्टरीली गिन सकते हैं, तो इसे आप क्या बोलेंगे, फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट वैल्यू कब पॉसिबल होती है, इस केस में कि जब आपके नंबर कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर उस केस में जब आपके नंबर कंसिस्टेंटली डिक्रीज होते हुए जीरो को रीच करते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि दूसरे केस में कि जब आपके नंबर कंसिस्टेंटली डिक्रीज होते हुए जीरो को रीच करते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे फाइनाइट सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही हमारा कंसेप्ट है कन्वर्जेंट सीरीज का, कि अगर आप यहाँ पे सभी टर्म्स के समेशन को फाइंड आउट करने के वक्त अगर आप एक फाइनाइट वैल्यू को गिवन सीरीज के लिए चेक कर सकते हैं, तो आप इसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीरीज। लेकिन अगर इसी का 100% ऑपोजिट, अगर आप यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू नहीं पा सकते हैं, मतलब कि
अगर आपके सभी टर्म्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही हो रहे हैं और अगर आप उस सभी टर्म्स का समेशन एक फाइनाइट वैल्यू के फॉर्म में नहीं पा सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। तो दूसरी डेफिनेशन देखिए, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन द सीरीज गिव्स द इनफाइनाइट वैल्यू। देखिए पहले टर्म में क्या था, फाइनाइट वैल्यू थी, मतलब कि आप उसे अच्छी तरह से जस्टिफाई कर सकते थे, गिन सकते थे, या फिर आप उसे रिजल्ट के फॉर्म में दे भी सकते थे। जबकि यहां पे हमें क्लेरिफाइड किया गया है कि इसका आंसर आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिलने वाला है, आप इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसे आप क्या बोलेंगे कि अगर सभी टर्म्स का समेशन इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है कोई एक दी गई सीरीज के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सीरीज कैसी है, ये सीरीज एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो हमें यहां पे ये याद रखना है कि कन्वर्जेंट सीरीज में जो आपको लास्ट टर्म मिलेगा ना, वो असल में जीरो होगा, कि जिसके कारण आपको सभी टर्म्स का समेशन फाइंड आउट करने में आसानी रहेगी। और ये डाइवर्जेंट सीरीज में जो आखिर का टर्म मिलेगा ना, वो खुद ब खुद इनफाइनाइट होगा, जिसके कारण आप यहाँ पे अगर सभी टर्म्स का समेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो समेशन भी आंसर के फॉर्म में क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। तो हमें याद ये रखना है कि एक में आंसर आपको जीरो को रीच करता हुआ मिलेगा, तो दूसरे में आपको ये आंसर जीरो से बहुत ही दूर जाता हुआ नजर आएगा। तो इसी के कारण जो एक पॉइंट की ओर बढ़ता है उसे आप क्या बोलेंगे कि ये सीरीज एक कन्वर्ज हो रही है, मतलब कि एक पॉइंट की ओर ये जाना चाहती है। जबकि डाइवर्जेंट का मीनिंग क्या होता है कि ये सीरीज उस पॉइंट से दूर जाना चाहती है, मतलब कि डाइवर्जेंट सीरीज जीरो नाम के पॉइंट से दूर जाना चाहती है और ये आपकी कन्वर्जेंट सीरीज जीरो नाम के पॉइंट की ओर जाना चाहती है। तो यही इसका बेसिक कंसेप्ट है, जिसे हम जियोमेट्रिकल फॉर्म में, मतलब कि एक ग्राफ के ऊपर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूं कि जो मैंने यहां पे लास्ट स्टेटमेंट बोला कि डाइवर्जेंट सीरीज जीरो नाम के पॉइंट से दूर जाना चाहती है, जबकि कन्वर्जेंट सीरीज जीरो नाम के पॉइंट की ओर जाना चाहती है। तो ये बात मैं आपको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके समझाने वाला हूं। सो आई होप कि यहां पे आपको ये दोनों डेफिनेशंस एक क्लेरिफाइड फॉर्म में समझ में आ गई होगी। Let us take some example to understand the concept of these terms in the form of graph. अब हम बात करने वाले हैं कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज दोनों के एग्जाम्पल्स के बारे में, जिसे हम ग्राफ की हेल्प के साथ क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में। तो कन्वर्जेंट सीरीज को समझने के लिए और उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ सीरीज। तो मैंने एक सीरीज एस का इक्वेशन दिया है जिसका नॉर्मल फॉर्म क्या है, -1 टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n। मतलब कि आपको यहां पे n की वैल्यू 1 से लेकर आगे तक चूज करनी है, जो वैल्यूज आपको यहां पे इस इक्वेशन में रखनी है। और जैसे आप उन सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखते हैं तो इसके कारण आपको एक प्रोडक्टिव वैल्यू बन के आएगी। तो देखिए ये पूरी की पूरी सीरीज किस तरह से यहाँ पे डेवलप की गई है, मैं आपको थोड़ी सी वैल्यू लेकर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे n = 1 लेता हूँ तो क्या होगा, इस इक्वेशन में यहाँ पे -1 टू दी पावर n के रिप्लेसमेंट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1। अब देखिए -1 टू दी पावर 1 + 1, तो ये क्या बन के आएगा, -1 टू दी पावर 2 अपॉन 1। तो -1 का पावर अगर इवन है तो आंसर क्या बन के आएगा, +1 डिवाइडेड बाई 1। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी तो मुझे रिजल्ट में क्या टर्म मिलती है, 1/1। तो ये है हमारा पहला टर्म 1/1। फिर देखिए मैं इस इक्वेशन में n = 2 लिखने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा, -1 टू दी पावर n = 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे क्या होगा, 2 + 1 विल बी 3। तो यहां पे -1 का पावर आता है ओड, तो ओड पावर होने की वजह से क्या होगा, -1/2। तो प्रोडक्ट क्या बन के आती है, -1/2। तो ये है आपकी प्रोडक्ट -1/2। कुछ इसी तरह से अगर मैं यहां पे 3 अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, 3 + 1।
तो 3+1 होने के कारण होगा 4, 4 नंबर है इवन, और इवन पावर होने के कारण ये -1 क्या हो जाएगा, +1, और डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पे 3, तो ये आपका थर्ड टर्म बनेगा 1/3। तो देखिए यहाँ पे आपका n, मतलब कि इन सभी टर्म्स में ये आपका डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर असल में क्या है, आप यू कंसीडर कीजिए कि एक कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू, यहाँ पे यू कंसीडर कीजिए x कुछ इस टाइप का फंक्शन है कि जिसमें x के फॉर्म में ये इक्वेशन है, ये है आपका -1 टू द पावर n+1/n। तो यहाँ पे आप n को x कंसीडर कर लीजिए, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा कि यहाँ पे इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या है, x वेरिएबल का इक्वेशन है कि जिसमें आप यहाँ पे x की वैल्यू को अप्लाई करते हैं और f(x) के फॉर्म में आपको यहाँ पे क्या मिलता है, y मिलता है। तो हमें क्या करना है, y और x इन दोनों का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ जिसमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मैं क्या लेना चाहता हूं, n की वैल्यूज को लेना चाहता हूं, और इस हमारी वर्टिकल लाइन के ऊपर मैं क्या लेना चाहता हूं, जब मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन में n अप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स मिलने वाली है। तो ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा y एक्सिस के ऊपर। तो कुछ इस तरह से मुझे सभी पॉइंट्स यहाँ पे ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करने हैं। अब देखिए जब n इज इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब कि ये है आपका n इज इक्वल्स टू 1, जब n इज इक्वल्स टू 1 होता है तो आपको ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या प्रोडक्ट देता है, 1/1। तो 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, मतलब कि जब आपका n 1 था तो आपको यहाँ पे रिजल्ट भी क्या मिला है, 1 मिला है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आपका लोकेट होता है कुछ इस पॉइंट के पास कि जब आपका n 1 होता है तब आपको रिजल्ट भी क्या मिलता है, 1 मिलता है। फिर क्या बात आती है, फिर देखिए जब मैं n इज इक्वल्स टू 2 अप्लाई करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या बन के आता है, -1/2। तो -1/2 क्या होता है, -0.5। तो -0.5 कहां पे आएगा, ये है आपका -0.5। तो देखिए ये -0.5 कब आया, जब मैंने यहाँ पे 2 अप्लाई किया, मतलब कि ये n इज इक्वल्स टू 2 जब अप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिला है, -0.5। तो मेरा पॉइंट कहां पे लोकेट होगा, ये पॉइंट यहां पे लोकेट होगा। देखिए दूसरा पॉइंट हमें मिल चुका है। फिर तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, n इज इक्वल्स टू 3। तो ये है हमारा n इज इक्वल्स टू 3, और इसका आंसर इस इक्वेशन के फॉर्म में क्या बन के आता है, 1/3। लेकिन ये है क्या, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 1/3 मतलब कि 0.33। तो 0.33 आएगा 0 और 0.5 के बीच में, यू कंसीडर कीजिए कहाँ पे, यहीं पे कुछ। तो ये क्या बनेगा, ये आपका ये पॉइंट का लोकेशन आएगा। फिर देखिए जब मैं n इज इक्वल्स टू 4 अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ये आएगा -1/4, मतलब कि -0.25। तो ये यहाँ पे 4 के इक्वल में यहाँ पे आएगा -0.25। फिर यहाँ पे आएगा +1/5, कहाँ के लिए, n इज इक्वल्स टू 5 के लिए। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 5 के लिए ये 1/5, मतलब कि यू कंसिडर कीजिए 0.20। तो 0.20 कुछ इस तरह से यहाँ पे नजदीक लोकेट होगा। फिर -1/6 वो कुछ यहाँ पे इस तरह से, सॉरी यहाँ पे कुछ इस तरह से नजदीक लोकेट होगा। फिर यहाँ पे ये और नजदीक लोकेट होगा। मतलब कि अगर मैं इन सभी को जोड़ने की कोशिश करता हूं तो ये क्या होते हैं, ये कंसिस्टेंटली, देखिए ये पहला पॉइंट आपका इस हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन किसे एक्सप्लेन करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे y की वैल्यू, मतलब कि ये जो आपका y है ना, ये y असल में क्या है, ये y असल में ये सभी वैल्यूज है। तो ये सभी वैल्यू एक वक्त आने पर क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये 0 लाइन है, क्योंकि सभी वैल्यू एक वक्त में जैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यूज इंक्रीज होने लगती है तो वो सभी वैल्यू एक साथ 0 की ओर क्या होती है, कैरी ऑन होती है। तो इसके कारण हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका पूरा का पूरा y एक्सिस का एक्सपांशन था ना, वो एक्सपांशन यहाँ पे n की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण
क्या होता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के एकदम नजदीक आने लगता है। देखिए ये पूरा का पूरा ग्राफ आगे बढ़ते हुए क्या हो गया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नजदीक आ गया, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कंसिस्टेंटली डिक्रीज होने लगा। तो ऐसी सीरीज को आप क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीरीज। क्यों कन्वर्जेंट बोलेंगे, क्योंकि ये सीरीज एन की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ इस जीरो को रीच करने लगती है। जीरो असल में क्या है, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जीरो है क्या, ये जीरो आपकी इन सभी टर्म्स के फॉर्म में आने वाली एक प्रोडक्ट है। मतलब कि आप जैसे ही यहाँ पे एन की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो आपको आखिर का आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जीरो का मतलब क्या होता है कि ये पूरा का पूरा ग्राफ एक वक्त में इस पूरी की पूरी लाइन को क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। तो इसके कारण हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कन्वर्जेंट सीरीज के कंसेप्ट में जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कन्वर्जेंट सीरीज के रिजल्ट के बारे में। तो देखिए हमारी सीरीज का इक्वेशन क्या था, s इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n+1 अपॉन n। तो देखिए मैं यहाँ पे रिजल्ट के फॉर्म में आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि अगर आपके इक्वेशन में ये जो आपका न्यूमेरेटर है ना, इस न्यूमेरेटर में कोई भी n की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू नहीं है मेरा मतलब ये है कि पावर में जो n है ना वो असल में n यहाँ पे साइन को डिफाइन करने के लिए है। क्योंकि देखिए जब आपके पास ओड वैल्यूज होती है n की तो इसका जो साइन होता है वो क्या है, पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे 1/3, 1/5, 1/7, तो सभी ओड वैल्यूज के लिए ये जो आपका आगे का साइन है ना वो साइन क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे n इवन वैल्यू में इस्तेमाल करते हैं तो ये जो इसका फाइनल रिजल्ट में यहाँ पे साइन बन के आता है वो साइन क्या है, नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे 1/2, 1/4, 1/6 और आगे आएगा 1/8। तो कुछ इस तरह से ये जो सभी साइन है वो क्या है, नेगेटिव है। मतलब कि ये आपका न्यूमेरेटर का टर्म कि जिसमें n यहाँ पे प्रेजेंट है वो असल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस को ही यहाँ पे डिफाइन करता है। लेकिन असल में ये जो आपका डिनोमिनेटर का n है ना, वो डिनोमिनेटर का n यहाँ पे एक रिजल्ट के फॉर्म में आपको ये कंक्लूजन देता है कि फाइनल आंसर कितना छोटा या कितना बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे सभी डिनोमिनेटर में ही 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक वैल्यूज क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसके कारण आपका टर्म कितना छोटा बनेगा ये डिफाइन होता है। तो अगर मैं जो आपको बोलना चाहता था ना कि एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, वो यहाँ पे ये बोलना चाहता हूं कि जब आपके इक्वेशन के न्यूमेरेटर में कोई भी n नहीं है, n मतलब कि कुछ इस तरह से मल्टीप्लायर के फॉर्म में, देखिए साइन को डिफाइन करने के लिए अगर n होता है तो उसे हमें कंसीडर नहीं करना है। तो अगर आपके इक्वेशन में कोई भी n न्यूमेरेटर में नहीं है और सिर्फ डिनोमिनेटर में n है, चाहे फिर वो n² हो, n³ हो या फिर ओनली n हो, तो कुछ इस तरह से अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में आपके इक्वेशन में n होता है तो वो सीरीज 99% क्या हो सकती है, कन्वर्जेंट सीरीज ही हो सकती है। क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर में n की वैल्यूज इंक्रीज होने लगेगी तो ये इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, हेवी बनने लगेगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब यहाँ पे कुछ 1/∞ हो जाएगा जिसका रिजल्ट क्या बनेगा, जीरो। मतलब ये है कि इसका फाइनल आंसर जीरो की ओर क्या होता है, कैरी ऑन होता है। तो यहाँ पे आपको ये बात सिर्फ याद रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर में n है तो वो सीरीज 99% केस में क्या हो सकती है, कन्वर्जेंट सीरीज हो सकती है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, हेंस द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर n, मतलब कि ये जो आपका डिनोमिनेटर का n है ना उसके बारे में बात हो रही है कि अगर इसकी वैल्यूज इंक्रीज होती है, डिनोमिनेटर n कैरीज द वैल्यू नियर द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि जीरो। तो यहाँ पे मैंने आगे आपको बोला था कि ये आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से डिक्रीज होते हुए कुछ इस तरह से लाइन को क्या होती है, टच होने लगती है। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि ये असल में क्या है, जीरो। जीरो मतलब कि ये आपका y का आंसर, और ये y का आंसर क्या है, आपकी पूरी की पूरी सीरीज का लास्ट टर्म, वो क्या होगा, जीरो। मतलब कि ये सभी टर्म्स में कन्वर्जेंट सीरीज में ये आंसर फाइनली किसे रीच करता है, जीरो को रीच करता है, या फिर यूं कहिए हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करने लगता है।
Hence, we can say that the series converges towards the zero. मतलब कि आपकी सीरीज जीरो की ओर कन्वर्ज हो रही है, मतलब कि इसका फाइनल टर्म क्या बन के आएगा, जीरो बन के आएगा। तो ये थी डेफिनेशन कि अगर आपके कोई भी इक्वेशन में डिनोमिनेटर में n होता है तो इसके कारण ये 99% में ये जो आपकी पूरी की पूरी सीरीज है ना, वो कौन से केस को एक्सप्लेन करने वाली है, कन्वर्जेंट सीरीज के केस को एक्सप्लेन करने वाली है। सो आई होप कि यहां पे आपको ये कन्वर्जेंट सीरीज का पूरा कंसेप्ट विथ डेफिनेशन और विथ एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे डाइवर्जेंट सीरीज के बारे में। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं डाइवर्जेंट सीरीज का। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ सीरीज। सो यहां पे हमने एक सीरीज एस का इक्वेशन कंसीडर किया है, जो इक्वेशन क्या है, -1 टू द पावर n+1 इंटू एन अपॉन 2। अब देखिए इक्वेशन में क्या है, -1 टू द पावर n+1। तो जैसे कि आगे के केस में हमने बोला था, ये जो आपका टर्म है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी टर्म की पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को डिफाइन करने के लिए ही है, क्योंकि -1 टू दी पावर n+1, जिसके कारण आपके पास यहाँ पे जो टर्म बन के आएगी वो टर्म सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। दूसरी बात देखिए कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, n/2। मतलब कि ये आपका न्यूमेरेटर में क्या है, n, डिवीजन में क्या है, 2, और यहां पे आगे साइन को डिफाइन करने के लिए क्या है, n+1। तो कुछ इस तरह से जैसे ही आप यहां पे n की वैल्यूज को इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये पूरी की पूरी सीरीज यहां पे मिल जाती है। मैं थोड़ा सा आपको फास्टली ये बता देता हूं कि किस तरह से ये सीरीज डिफाइन होती है। देखिए जैसे ही मैंने यहां पे n=1 इस्तेमाल किया तो क्या होगा, -1 टू दी पावर n+1, मतलब कि क्या होगा, 1+1 होता है 2 मतलब कि इवन नंबर। जैसे ही -1 के ऊपर 2 पावर में इवन आता है तो आंसर क्या बनेगा, 1, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है ही। दूसरी बात कि ये यहाँ पे n, तो n के इक्वल में हमने क्या लिया था, 1, सो रिजल्ट विल बी 1/2। तो देखिए पहला टर्म क्या है, 1/2। फिर देखिए दूसरे टर्म के बारे में, तो दूसरे टर्म में क्या है, -1 टू दी पावर n=2, तो 2 + 1 विल बी 3, और यहां पे n मल्टीप्लायर में आएगा 2 और डिनोमिनेटर में क्या है, 2, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसल। रिजल्ट क्या मिलेगा, -1, या फिर यू कहिए -2/2, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को यहाँ पे लिखने की अभी हमने यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा टर्म क्या बन के आया, -2/2। कुछ इसी तरह से 3/2, 4/2, 5/2, ये आगे के सभी टर्म्स आपको यहां पे मिलेंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में n होता है तो वो सीरीज क्या बनती है, कन्वर्जेंट सीरीज बनती है। लेकिन उसी तरह से अगर न्यूमेरेटर में n होता है, मतलब कि यहां पे ऊपर के टर्म में अगर n होता है और डिनोमिनेटर में कोई n नहीं होता है, देखिए डिनोमिनेटर में n नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में भी n है तो इसके कारण आपको यहाँ पे पहले तो इसका सिंप्लीफिकेशन लेना पड़ता है, और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है कि यहाँ पे प्रोडक्टिव n डिनोमिनेटर में ज्यादा है या फिर न्यूमेरेटर में ज्यादा है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरेटर में n है, जिसके कारण आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये भी 99% केस में कौन सी सीरीज हो सकती है, डाइवर्जेंट सीरीज हो सकती है। सो यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि इसका ग्राफ किस टाइप का होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे पहले केस में n=1 लिया है, मतलब कि ये है मेरा n=1, तो इसका आंसर क्या बन के आया, 1/2। तो 1/2, ये 1/2 किस तरह से बना था, इस इक्वेशन में हमने n की सभी वैल्यूज को रिप्लेस किया था। देखिए यहाँ पे n=1 था तो हमें आंसर क्या मिला, 1/2, मतलब कि 0.5। तो यहां पे ये हमारा पहला पॉइंट कुछ इस तरह से लोकेट होता है। फिर देखिए जैसे मैंने n=2 अप्लाई किया तो 2 अप्लाई करने के कारण मुझे क्या मिला, -1। अब देखिए ये है n=2, जिसके कारण मुझे आंसर क्या मिला है, -1। तो ये है हमारा -1, तो ये मेरा पॉइंट बनेगा यहां पे। जब n=2 होता है तो रिजल्ट मिलता है -1। फिर क्या है,
यहाँ पे जब मैंने n इज इक्वल्स टू 3 अप्लाई किया तो आंसर मिला +3/2। +3/2 मतलब कि 1.5। देखिए n इज इक्वल्स टू 3 और रिजल्ट है मेरा 1.5 मतलब कि यहाँ पे। तो देखिए ये पॉइंट मेरा यहाँ पे लोकेट होता है। बाद में देखिए यहाँ पे मैंने n इज इक्वल्स टू 4 अप्लाई किया, आंसर बनता है -4/2 मतलब कि -2। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 4 और आंसर है -2 मतलब कि ये मेरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिर देखिए यहाँ पे आंसर आता है 5/2। तो 5/2 में क्या होगा, यू कंसिडर कीजिए कि 2 से ज्यादा होगा, 2.25 अराउंड जैसा कुछ आएगा। तो यहाँ पे आंसर बनेगा कुछ इस तरह से यहाँ पे। फिर ये 6 के केस में क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे ये बनता है 3। तो कुछ इस तरह से अगर मैं इन सभी टर्म्स को जोड़ने की कोशिश करता हूं तो देखिए आंसर क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे पहला टर्म में n इज इक्वल्स टू 0 लिखा होता तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाता, 0। मतलब कि ये असल में स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास ये टाइप का ग्राफ बन के आएगा। देखिए ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है और ये दूर होते हुए मतलब कि इसका एम्पलीट्यूड कंसिस्टेंटली देखिए इंक्रीज हो रहा है और ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते हुए ये कहां तक जाता है, आपकी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना हो सके उतना दूर जाता हुआ नजर आता है। तो मतलब कि डाइवर्जेंट सीरीज में आपका ग्राफ इस हॉरिजॉन्टल लाइन से दूर जाता हुआ नजर आता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि आपका ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज होने का मतलब यह है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से दूर जाने लगा है। तो दूर तभी जाता है जब इसकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होने लगती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के कंपैरिजन में ज्यादा होना मतलब कि वाई एक्सिस में वैल्यू है कि ये जो आपकी सभी टर्म्स है ना, वो सभी टर्म्स की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट सीरीज। तो डाइवर्जेंट सीरीज में हमने ये बोला कि यहाँ पे जो पूरी की पूरी सीरीज का स्टार्टिंग होता है ना, वो स्टार्टिंग यहाँ पे क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट वैल्यू तक ये क्या होता है, कैरी ऑन होता है। जबकि कन्वर्जेंट में क्या होता था, ये इनफाइनाइट से स्टार्ट होता था और ये क्या होता है, 0 से यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि एक में वैल्यू 0 की ओर कैरी ऑन करती है और दूसरे में ये वैल्यू 0 से क्या होती है, दूर जाने लगती है। तो जब ये 0 की ओर आती है तो ये केस में ये बनती है कन्वर्जेंट सीरीज और जैसे ही ये 0 से दूर होने लगती है तो ये बनती है डाइवर्जेंट सीरीज। तो अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंट सीरीज के रिजल्ट के बारे में। Hence, the increasing value of numerator n carries the value away from the horizontal line 0 और goes towards the infinite। मतलब कि इस इक्वेशन में ये जो आपका न्यूमेरेटर का n है ना, वो जैसे ही यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है तो आपका ये पूरा का पूरा ग्राफ यहाँ पे क्या होने लगता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से दूर होने लगता है। जिसके कारण मैंने यहाँ पे क्या लिखा, Hence, the increasing value of numerator n carries value away from the horizontal line। मतलब कि ये horizontal line या फिर यूं कहिए 0 से ये क्या होने लगता है, दूर जाने लगता है। या फिर यूं कहिए goes towards the infinite, मतलब कि ये infinite की ओर जाने लगता है। तो इसके कारण हमें ये जो पूरी की पूरी सीरीज मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट सीरीज। या फिर यूं कहिए कि ये सीरीज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। मतलब कि एक वैल्यू से ये दूर जाने लगती है और वो वैल्यू क्या है, 0। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों सीरीज को समझने की कोशिश की और हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट किया कि अगर आपकी सीरीज में न्यूमेरेटर में n है तो ये सीरीज 99% केस में डाइवर्जेंट हो सकती है और अगर डिनोमिनेटर में n है तो वो क्या हो सकती है, कन्वर्जेंट हो सकती है। दूसरी बात कि यहाँ पे डाइवर्जेंट सीरीज में जो आखिर का टर्म आएगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट, और कन्वर्जेंट सीरीज में जो आखिर का टर्म आएगा वो क्या होगा, 0। और जैसे ही आप यहाँ पे डाइवर्जेंट सीरीज में ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो वो ग्राफ 0 से यहाँ पे स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट वैल्यू की ओर ये कैरी ऑन होता है। और कन्वर्जेंट सीरीज में क्या होता है, वो ग्राफ इनफाइनाइट से शुरू होता है और 0 की ओर क्या होता है, खत्म होता है। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है और इन सभी बातों को आपको फूरियर सीरीज को समझने के वक्त इस्तेमाल करनी है। सो आई होप कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।